जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एकेडमी में। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो लीजिए, मैं आपके बीच आ चुका हूं फिर से एक धमाकेदार श्रृंखला के साथ। इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस से पूछे जाने वाले टॉप 15 क्वेश्चन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इसका नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों, 15 आउट ऑफ 15 का मेरा टारगेट है, क्योंकि इस बार आर्मी एग्जाम्स में आपको साइंस बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देने वाला है। पिछली बार कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो विद्यार्थियों को निराश कर गए थे, पर इस बार हम लोगों ने ताबड़तोड़ मेहनत की है और इस मेहनत का परिणाम होगा कि इस बार हमारा जो पेपर है वो काफी अच्छा जाने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग सभी इसका रिवीजन करते रहें। जितनी भी मैंने कक्षाएं आपको पढ़ाई है, आप समय रहते हुए उनका प्रैक्टिस करें। दोस्तों, आज मैं प्रैक्टिस सेट 28 पढ़ाऊंगा और 28 में आज हम लोग करेंगे 15 क्वेश्चंस को कवर। तो दोस्तों, आज मैं बढ़ने वाला हूं आगे। तो निकालिएगा अपने नोट्स और नोट्स में हेडिंग डाल दीजिएगा प्रैक्टिस सेट 29। तो दोस्तों, आज पहला सेक्शन है, देखेंगे। आज हम लोगों ने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज के सेशन में, आपको काफी मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। पढ़िएगा पहला प्रश्न। फिजिक्स से पहला प्रश्न है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितने डिग्री होगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, देखिए अलग अलग पैमाने होते हैं, 4 प्रकार के पैमाने। अगर आपने नाम सुने हो, सेल्सियस, सेल्सियस जिसे हम लोग कहते हैं डिग्री सेल्सियस, इसका सिंबल होता है डिग्री सेल्सियस। फिर होता है फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट, इसे हम लोग कहते हैं फ़ारेनहाइट, इसे हम कहते हैं डिग्री एफ। केल्विन, केल्विन पैमाना इसमें होगा, तो केल्विन पैमाने का नाम आ जाएगा ओनली के। और एक होता है रोमर पैमाना। तो दोस्तों, इस रोमर को डिग्री आर के नाम से भी शो करते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि सभी का जो हिमांक बिंदु होता है, जैसे पानी डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो ऐसे क्या हर एक पैमाने का जो हिमांक बिंदु वो अलग अलग है? तो बिल्कुल अलग अलग है। मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ अगर हम हिमांक की बात करें, फ्रीज की बात करें, तो सेल्सियस में ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। रोम केल्विन की अगर हम बात करें तो ये होता है, केल्विन पैमाने में दोस्तों ध्यान रखना है 273 डिग्री नहीं आएगा, केल्विन पैमाने में डिग्री नहीं होता है, ओनली 273 आप याद रखें। और रोमर में 0 डिग्री रोमर। यानी कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, और वही 273 केल्विन के बराबर होगा, और वही 0 डिग्री सेल्सियस रोमर में 0 डिग्री रोमर के बराबर होगा। तो आप बताइए, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा सेल्सियस में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। एक क्वेश्चन यहां से आएगा कि -40 डिग्री टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यहां पर क्या देंगे, फ़ारेनहाइट समान समान अंक दिखाते हैं या समान टेम्परेचर यहां पर शो होगा। तो -40 डिग्री याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा यहां से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे आज के सेशन में। हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है। इसमें से आपको चुनना है, अलग अलग हड्डियों के नाम दिए हैं कि कौन से मानव के पैर में पाई जाने वाली है, या लेग बोन कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है फीमर। दोस्तों, ये फीमर हमारे पैर की सबसे बड़ी हड्डी है, यानी शरीर की यहाँ पैर में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा एकदम सही होगा, सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है शरीर की, सबसे बड़ी हड्डी। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन हो जाएगी? सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी फीमर। अगर हम रेडियस और अल्ना की बात करें तो दोस्तों, ये हाथ की हड्डी मानी जाती है, रेडियस और अल्ना, यानी यहां से यहां तक के बीच का जो बोन रहेगा रेडियस अल्ना रहेगा, और ऊपरी भाव होगी ह्यूमरस होगी। कंकाल तंत्र को अच्छे से पढ़ लेना है, एक हड्डी का क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। ह्यूमरस ये भी हाथ की हड्डी है, और हाथ में कहाँ पाई जाती है? तो हाथ में ये ऊपरी बाहु में पाए जाने वाली ये हड्डी होती है, ऊपरी बाहु में। दोस्तों, यहाँ के लिए सही जवाब मानव की टांग में पाई जाने वाली, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। कुल कितनी हड्डियां हैं? तो आपको बताना है 206 हड्डियां हमारे अंदर होती है। पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं? एक बहुत अच्छा प्रश्न, और इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को जरूर आता है। दोस्तों, सेशन बहुत अच्छा है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस क्लास का फायदा मिल सके। तो एग्जाम्स के अंतिम दौर में आपको थोड़ा सा संभाल के रखना है, एग्जाम्स की तैयारी में अपने आप को जुटाए रखना है ताकि आप डिस्टर्ब ना हो और अच्छे से पढ़ते रहें। तो सेशन में आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पत्तियों के कारण हरी होती है, तो इसमें क्या होगा? हरित लवक, पानी, जाइलम या प्रकाश। सभी को इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता है कि पौधों के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है,
पौधों में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है और इस क्लोरोफिल की वजह से, हरित लवक की वजह से क्या होगा, तो हरित लवक की वजह से पत्तियां हरी होती हैं। तो हरी पत्ती के हरी होने का कारण क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 और 4th क्वेश्चन है आपके बीच में कि इनमें से कौन ऊर्जा का अक्षय, अक्षय का मतलब होगा रिन्यूएबल स्रोत है। तो दोस्तों ऊर्जा के दो स्रोत यहाँ पर माने जाते हैं और इन दोनों स्रोतों की आज मैं बात करने वाला हूं। तो एक होता है ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और एक हो जाएगा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल। तो नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं उसको भी हम लोग समझने वाले हैं। तो अनवीकरणीय और नवीकरणीय। दोस्तों इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है और छोटा सा डिफरेंस क्या है इस बात को आप अच्छे से समझ ले कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब होता है कि आप इसे उपयोग करने के बाद में फिर से इसका रीयूज कर सकते हैं या रिसाइकिल कर सकते हैं इस ऊर्जा का, यानी कि ये पुनः चक्रित हो सकती है, यह पुनः चक्रित हो सकती है और यह ऊर्जा पुनः चक्रित नहीं होती, ये नहीं होती। अब दोस्तों इसके अंदर कई सारी ऊर्जाएं आती हैं, जैसे सौर ऊर्जा की हम बात करें तो सौर ऊर्जा यहाँ आ जाएगी, जल ऊर्जा यहाँ आ जाएगी, भूतापीय ऊर्जा आ जाएगी, भूतापीय ऊर्जा। तो ये सब ऊर्जा यहाँ पर आ जाएगी। इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, तो कोयला, क्योंकि एक बार इनका दोहन करने के बाद इनका दोबारा उपयोग हम लोग नहीं कर सकते, है ना। तो ध्यान रखना है दोस्तों। तो कोयला हो गया, उसके बाद प्राकृतिक गैस के भंडार हो जाते हैं, तो ये सब लिमिटेड स्टॉक है भूमि के अंदर, तो ये खत्म होने के बाद में ये ऊर्जा का स्रोत खत्म हो जाता है। तो कोयला आ जाएगा नॉन रिन्यूएबल में, पेट्रोल भी नॉन रिन्यूएबल में, हवा जो आ जाएगी तो हवा आ जाएगी रिन्यूएबल में यानी कि नवीकरणीय, और प्राकृतिक गैस अगर देखें तो वो भी नॉन रिन्यूएबल में आ जाएगी। तो सही जवाब हमारे लिए हो जाएगा हवा, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के बीच में, मछलियों के द्वारा श्वसन करती है। मछलियां किसके द्वारा श्वसन करती है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। इस ऑप्शन है आपके त्वचा, गलफड़े, फेफड़े या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि मछली का जो श्वसन अंग होता है वो होता है गिल्स। क्या होता है, गिल्स। दोस्तों गिल्स या फिर इसे हम लोग गलफड़े के नाम से भी जान सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं मेंढक की, तो मेंढक में फेफड़े भी होंगे, और यहाँ पर बात करते हैं नम त्वचा, तो नम त्वचा के द्वारा जो मेंढक है वो श्वसन करता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में श्वसन के लिए पाए जाते हैं फेफड़े पाए जाते हैं। और एक टर्म्स आ सकता है आपके लिए कि बिच्छू में श्वसन अंग क्या होगा, तो बिच्छू में श्वसन अंग होता है बुकलंग्स। तो बुकलंग्स किसका श्वसन अंग है, तो बुकलंग्स श्वसन अंग हो जाएगा किसका, बिच्छू का। दोस्तों यहां से ये इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो मैंने स्किन बता दिया, गलफड़े बता दिया, तो गिल्स हमारे लिए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एकदम सही और सटीक जवाब हो जाएगा गलफड़े। क्वेश्चन पूछा जाता है केचुए का श्वसन अंग क्या है, तो केचुआ भी त्वची श्वसन करता है। ये इतने नाम एग्जाम में यहां से आएंगे। त्वची श्वसन किसके द्वारा किया जाएगा, केचुए के द्वारा, है ना। तो केचुआ भी यहां पर त्वची श्वसन करेगा, त्वची श्वसन करता है। यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक सूत्र क्या है। फॉर्मूले को लेकर भी एक नाम आपके एग्जाम में जरूर आएगा, धावन सोडा, और ये सभी एग्जाम में आते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर पूछा है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड होता है, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaCO2 अगर हम लोग देखें कैल्शियम कार्बोनेट, Zn क्लोराइड, तो जिंक Cl2 Zn क्लोराइड या जिंक क्लोराइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नंबर बी, मिल्क ऑफ कैल्सिया भी इसे कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक प्रकार का क्षार होता है। सही जवाब हो जाएगा हमारे लिए बी। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है, धावन सोडे का सही सूत्र क्या है, तो धावन सोडा होता है Na2CO3.10H2O। कितने जल के अणु इसके अंदर पाए जाएंगे, तो जल के अणु होंगे यहाँ पर 10 जल के अणु Na2CO3.10H2O में। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा, दोस्तों बताइएगा। भार और द्रव्यमान, तो हमने दो टर्म पढ़े हैं, एक होता है भार जिसे हम लोग वेट के नाम से जानते हैं, और एक होता है दोस्तों द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं मास। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताने वाला हूं कि जो भार होता है उस पर जी का प्रभाव पड़ता है, जी का प्रभाव पड़ता है ना, भार पर जी का प्रभाव पड़ेगा, और यहां जी का प्रभाव नहीं पड़ता, जी का प्रभाव नहीं पड़ता।
अब दोस्तों यहां पर हम एक समझेंगे कि जिस पर जी का असर नहीं होगा वह उसका मान नहीं बदलेगा। पृथ्वी के किसी भी भाग पर या किसी भी ग्रह पर हम लोग चले जाएं, अगर यहां पर देखेंगे तो द्रव्यमान क्या होगा, कांस्टेंट रहता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है, द्रव्यमान नहीं बदलता। और भार की हम बात करें तो जी के मान के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी है कि जहां जी का मान सर्वाधिक होगा भार वहां सर्वाधिक होगा, और जहां जी का मान कम होगा वहां पर भार कम होगा। तो अगर हम जी के वैल्यू की बात करें तो चंद्रमा पर हमारी तुलना में 1/6 है कि हमसे 1/6 है, मतलब कम है, तो वहां पर भार घटेगा क्योंकि जी कम है। और यहां पर अगर हम बात करें द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होगा, तो क्वेश्चन पूछा गया चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो व्यक्ति के भार में भार घटेगा। और अगर द्रव्यमान होता तो हम इसका ऑप्शन सी लगा देते हैं, वही रहेगा। क्लियर दोस्तों, सभी को समझ में यहां से जरूर आया होगा। लोहे का रासायनिक नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके बीच में। लोहे का रासायनिक नाम, देखिए रासायनिक नामों को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लोहे को हम लोग आयरन के नाम से भी जानते हैं, और दोस्तों ध्यान रखना आयरन को लैटिन भाषा में फेरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेरम। और फेरम से ही टर्म बनेगा हमारे पास एफ ई टर्म के लिए यूज करेंगे तो आयरन के लिए यूज करेंगे। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है आपके लिए, तो परमाणु क्रमांक आयरन का 26 होगा, 26 होगा। ये क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा आते हैं एग्जाम में, आपके पूछा गया था लास्ट टाइम कि सोडियम का संकेत क्या है, तो सोडियम का संकेत यहाँ पर Na हो जाएगा। तो आपको मिनिमम 1 से लगाकर 30 तक के एलिमेंट अच्छे से पढ़ के जाना है, यहां से क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि एफ क्या है, तो एफ है फ्लोरीन। क्या है, एफ फ्लोरीन होगा। आई क्या है, आयोडीन होगा, यानी कि आप एफ को फ्लोरीन बोल सकते हैं, आई को आप आयोडीन बोल सकते हैं। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि आयरन और फ्लोरीन अलग अलग हैं दोस्तों, आयरन का फॉर्मूला हो जाएगा Fe। क्वेश्चन नंबर 9, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। हमने लास्ट क्वेश्चन देख लिया दोस्तों, और उसके लिए सही जवाब बी हमने देखा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, जबरदस्त प्रश्न है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है, और समुद्री सतह से ऊपर उठते जाने पर वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब देखिएगा यहां भी एक चीज छोटी सी बात समझना है कि वायुमंडल द्वारा हमारी सरफेस पर सबसे अधिक दाब आरोपित किया जाता है, और इसी प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब आपको ध्यान रखना सतह पर वायुमंडलीय दाब का मान सर्वाधिक होगा। अगर सतह से ऊपर या नीचे जाते हैं, सतह से ऊपर या नीचे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इन दोनों केसेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है, तो आपको बता देना है कि अगर सतह से ऊपर उठे हम तो यहां पर धीरे धीरे वायुमंडलीय दाब का मान कम होता जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अब वायुमंडलीय दाब को का एसआई मात्रक क्या है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा बार। क्या हो जाने वाला है, बार। इसे मापते कैसे हैं, तो मापना अगर यहाँ पर होगा तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हमें बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाएगा, बैरोमीटर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। तो क्या ये प्रश्न आप लोगों के लिए एकदम सटीक है, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं आपसे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे बीच में, क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत का सुचालक इनमें से कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, कमेंट्स जरूर करें आप लोग। कमेंट्स करने में ना जाने क्या समस्या है हमारे विद्यार्थियों को, कि इतनी ज्यादा मेहनत होती है, बैक टू बैक पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, आपको आपकी एग्जाम्स निकलेगी यहाँ से, फिर भी कमेंट्स नहीं करते, ना ही वीडियो को शेयर करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। तो बड़े अजीब लोग हैं आप लोग, है ना। तो चलिए विद्युत धारा का सुचालक कौन हो जाएगा, तो कांच, कागज, रबर या तांबा। तो दोस्तों कांच और कागज और रबर में ये सुचालकता नहीं होती है, तांबा सर्वोत्तम चालक होता है। अब अगर हम बात करें कि सुचालकता में, तो दोस्तों ये 4 नाम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं याद रखिएगा। सबसे ज्यादा सुचालक धातु होती है चांदी, Ag, अर्जेंटम बोलते हैं चांदी को। तो चांदी सर्वाधिक सुचालक है। चांदी के बाद आता है सोना, सर्वाधिक सुचालक है, फिर कॉपर सर्वाधिक सुचालक है, और सबसे बाद आता है एल्यूमिनियम। ये 4 मेटल है जो आप लोगों को घटते हुए क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रख लेना है, अपनी कॉपी में लिख लें अभी, है ना। लापरवाही ना करें और किसी प्रकार का कोई आलस नहीं करे, क्योंकि यहां से प्रश्न आएंगे, इसलिए लिखना जरूरी है। तांबा एकदम सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11, जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व क्या होता है, डेंसिटी की बात पूछी है।
जब मेटल को हीट किया जाता है या उसको गर्म किया जाता है तो उसके डेंसिटी यानी कि घनत्व, इसको हम डेंसिटी के नाम से जानते हैं, डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अब दोस्तों मैंने आपको कहा है कि जितनी भी चीजें हैं, प्रत्येक पदार्थ को अगर गर्म किया जाता है तो उसका डेंसिटी जो है घटेगा और उसका वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि पिघलने पर चीजें फैलती हैं। चाहे आप द्रव को देख लो, किसी भी धातु को देख लो, तो अगर गर्म करेंगे तो घनत्व क्या होगा, कम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, कि गर्म करने पर घनत्व घटता है, एकदम सही जवाब होने वाला है इस प्रश्न के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाएगा यहाँ पर 12। रबर की उत्पत्ति किससे होती है, बता देना है क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 12 जबरदस्त प्रश्न है। रबर, दोस्तों आपको पता है कि रबर कहां से बनता है, तो रबर एग्जाम्स में पूछा जाएगा। एक पेड़ है, इस पेड़ का नाम भी मैं आपको बताने वाला हूं, फाइकस इलास्टिका। फाइकस इलास्टिका नाम का, फाइकस इलास्टिका नाम का ये पेड़ है। इस इलास्टिका, इलास्टिका लिखा है दोस्तों, मैंने बोल दिया है, आप लोगों को देखना है कि फाइकस इलास्टिका नाम के इस पेड़ से रबर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी पेड़ में होगा ये। तो रबर की उत्पत्ति कहां से होती है, पेड़ से होती है। अब रबर का वल्कनीकरण क्या होता है दोस्तों, एग्जाम में एक टर्म आएगा वल्केनाइजेशन या वल्कनीकरण। तो रबर का वल्कनीकरण किससे किया जाता है, रबर में सल्फर डालकर, रबर में सल्फर को मिलाकर उसका वल्कनीकरण किया जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए 13th क्वेश्चन की ओर। कंपास की सुई सदैव किस दिशा को दर्शाती है। अब दोस्तों आपने कंपास को देखा है, उसकी सुई डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए होती है, तो वो हमेशा किस दिशा को दर्शाती है। तो हमारे पास सही जवाब हो जाएगा कि ये सदैव सदैव उत्तर दिशा को इंडिकेट करती है। किस दिशा को, उत्तर दिशा को ये सदैव दर्शाती है। दोस्तों लिख लें कि क्वेश्चन है एग्जाम में आएंगे। तो कंपास की सुई डायरेक्शन के लिए हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंडिकेट होगी। क्वेश्चन नंबर 14, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई है। ये क्वेश्चन अनगिनत बार मैंने आप लोगों को करवाया है। दोस्तों पेनिसिलिन क्या है, तो पेनिसिलिन विश्व की प्रथम प्रतिजैविक दवाई है। विश्व की प्रथम प्रतिजैविक दवाई, एंटीबायोटिक इसे हम लोग कह सकते हैं। एंटीबायोटिक दवाई कौन है, जो बैक्टीरिया को नष्ट करती है। तो विश्व की प्रथम प्रतिजैविक दवाई का नाम क्या है, पेनिसिलिन है। अब दोस्तों 1928 में इसकी खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आप लोगों की एग्जाम्स में, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, क्वेश्चन यहां से आएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही और सटीक जवाब होगा इस क्वेश्चन के लिए। लुईस पाश्चर ने क्या किया था, तो दूध का पाश्चुरीकरण, दूध के पाश्चुरीकरण की खोज की थी और रेबीज का टीका भी बनाया था। तो ये भी आप लोग कर ले, ये बहुत ही अच्छे टर्म्स हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एडवर्ड जेनर, आपको पता है कि चेचक का टीका, चेचक का टीका विश्व का पहला टीका चेचक का टीका। और लिवेनहॉक, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, काफी ज्यादा प्रोटोजोआ की खोज, बैक्टीरिया की खोज इनके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सही जवाब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। ये आप लोगों के प्रीवियस ईयर का पेपर क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया था। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट अगर हम लोग देखें इसका फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा Al2O3.2H2O। और दोस्तों इसमें एल्यूमिनियम आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब, कि बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क माना जाता है। ऐसे ही आप लोगों को आयरन के अयस्क, मैंने आपको कहा था कि आप आयरन का अयस्क भी अच्छे से पढ़ के रखें, जिसमें पहला नाम आता है हेमेटाइट का, इसमें नाम आ जाएगा मैग्नेटाइट का, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, आयरन पाइराइट का नाम आ जाएगा। तो आयरन पाइराइट भी आयरन का अयस्क माना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, बड़े जबरदस्त प्रश्न है, आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो आज के 15 क्वेश्चन की श्रृंखला को हम लोगों ने कंप्लीट किया है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग कल एक नए क्वेश्चंस के साथ, एक नई श्रृंखला में। तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई जारी रखें। आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो इंतजार अब नहीं होगा, क्योंकि अब आपकी एग्जाम्स होने वाली हैं। तो दोस्तों अच्छे से जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहें। तो चलिए भिड़े रहें और जुटे रहें, अपनी अच्छे से लगन और मेहनत करते रहें। तो हम मिलते हैं कल के सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत